लव यू ऑल। आज हम लोग कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक से जीव विज्ञान में पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आखिर जीवों की वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ। आज हम लोग देखते हैं कि जितने भी जीव हैं उनको 5 जगत में बंटवारा किया गया है, 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियो, एनिमलिया। आखिर हम लोग वर्गीकरण करते करते यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो हम लोग शुरू से देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे जीवों का वर्गीकरण हुआ था। सबसे पहली बात कि जीवों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम बताएं कि हमारे आसपास तमाम प्रकार के जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, आम, अमरूद, नीम, बबूल, ल्यूना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अभी तो मैं कम ही नाम ले पाया हूँ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस पूरे पृथ्वी पर 17 लाख से लेकर के 18 लाख जातियां खोजी जा चुकी। अभी जाने कितनी खोजे जाने बाकी है। अब इतनी सारी जातियों का अध्ययन करना कितना मुश्किल है। और जब भी किसी भी चीज का अध्ययन करना मुश्किल होता है तो मुश्किल को आसान करने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सवाल यह है कि वर्गीकरण कब से प्रारंभ किया गया। तो जैसे ही हम लोग के अंदर बुद्धि आई, हम लोग को ये समझ आया कि नहीं, हम लोग को अपने तन को ढक के रखना चाहिए, हम लोग को वही को पका के खाना चाहिए। जैसे ही हम लोग थोड़ा बहुत बुद्धि आई, जैसे ही थोड़ा सभ्यता आई, सभ्यता से जैसे ही सभ्यता का प्रारंभ हुआ तभी से जीवों का वर्गीकरण प्रारंभ हो गया। अब बात यह कि उस समय जब शुरुआत में थोड़ी बहुत हम लोग की बुद्धि थी, तब जीवों का जब वर्गीकरण होता था तो क्या वो वैज्ञानिक मापदंडों पर था कि ऐसे ही लोग अपने मन मुताबिक वर्गीकरण कर देते थे। तो उत्तर यही है कि पुराने जमाने में जो प्रयास किए गए वो वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित नहीं थे, वो सहज बुद्धि पर आधारित थे। वो जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब चीजों पर आधारित थे। लोग देखते थे कि बकरी है, गाय है, भैंस है, तो हम लोग इसे दूध निकालेंगे। लोग देखते थे कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनसे हम मीट खाने का काम, जिनसे हम मीट प्राप्त होता है, हम उनका अलग वर्गीकरण करते थे। लोगों ने देखा कि गाय, भैंस, बकरी ये सब दूध देने वाले जानवर हैं, इनको अलग कैटेगरी रखते थे। जो मीट देने वाले जानवर थे उनको अलग कैटेगरी में, अंडे देने वालों को अलग कैटेगरी में। अपनी भोजन के आधार पर लोगों ने जीवों का वर्गीकरण किया था। हाथी को देखा, ऊंट को देखा, घोड़े को देखा, हाथी को देखा, ऊंट को देखा, घोड़े को देखा। अरे इन पर तो अपने सामान को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और खुद भी इन पर यात्रा कर सकते हैं, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा। तो उन्होंने अपना वर्गीकरण भोजन के आधार पर, वस्त्र के आधार पर, आवास के आधार पर, वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित वर्गीकरण नहीं थे। अब सवाल यह है कि सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों का इस्तेमाल करके जीवों का वर्गीकरण किसने किया। यस, उत्तर है सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग करके सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया। अरस्तु, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। जीव विज्ञान की मानव शुरुआत हो रही थी और उनमें इनका अहम योगदान था, इसीलिए तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहता है, अरस्तु को, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहा जाता है। फिर बात आई कि जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान शब्द की रचना किसने करी, तो जीव विज्ञान की रचना, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको, अरस्तु को, लेकिन जीव विज्ञान शब्द की रचना लैमार्क और ट्रेवेलियस ने करी थी। तो यहीं पर आपके 3-4 सवाल बन गए और आपको याद कर लेना है। सबसे पहले वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मापदंडों का इस्तेमाल किसने किया था, अरस्तु ने किया था। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं। चूंकि इनका जीव विज्ञान में उस जमाने में बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द की रचना किसने करी थी, लैमार्क और ट्रेवेलियस ने करी थी। अब सवाल ये है
जब इन्होंने वैज्ञानिक मापदंडों का इस्तेमाल किया तो वो क्या क्या किए, किसका किसका बंटवारा किए, किसका किसका वर्गीकरण किए। तो इन्होंने पादप का वर्गीकरण किया। जितने भी पादप थे, प्लांट थे, उनको सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर, सरल आकार का मतलब उसके तना कैसा है, उनके तने कैसे हैं, क्या तना मुलायम है, कितना कठोर है, अगर कठोर है तो लंबा है कि झाड़ीदार है, बूसी है, छोटा है और खूब सारी शाखाएं निकली हैं, कैसा तना है। सरल आकार पर अर्थात तने के आधार पर पादप को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, वृक्ष, झाड़ी में और शाखा। उन्होंने देखा कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनके तने लंबे लंबे, आम, नीम, बबूल, ऐसे लंबे लंबे तने थे। ऐसे पादप जिनके लंबे लंबे तने थे और तने काष्ठीय थे, काष्ठीय मतलब लकड़ीदार थे, ऐसे पादपों को उन्होंने वृक्ष कह दिया, इंग्लिश में ट्री कहते हैं। मतलब कि तना कैसा होगा, काष्ठीय होगा, लकड़ीदार होगा और लंबा। कुछ पादप ऐसे देखे कि तने ज्यादा लंबे तो नहीं थे, छोटे छोटे ही थे, लेकिन उनमें खूब सारी शाखाएं थी। तना कठोर भी था लेकिन खूब सारी शाखाएं थी। गुलाब का पौधा मन में कल्पना करो, ऐसे पादप जिनके तने छोटे होते हैं, कठोर होते हैं, उनमें खूब सारी शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे पादप उन्होंने झाड़ी अर्थात सब दे दिया। उन्होंने देखा कि कुछ तो पादप ऐसे हैं जिनके तने इतने मुलायम हैं कि सीधा हवा में खड़ा तक नहीं करते हैं, रेंग करके चलते हैं जमीन पर, इतने मुलायम। वे सारे पादप जिनके तने बहुत मुलायम होते हैं और वो जमीन पर रेंग करके चलते हैं, सीधे खड़े तक नहीं हो पाते हैं, ऐसे पादप को उन्होंने शाक अथवा हर्ब कह दिया। इस प्रकार उन्हें सरल आकार देख करके, पादप का सरल आकार देख करके, तना देख करके 3 भागों में वर्गीकरण किया, वृक्ष, झाड़ी तथा शाक। उन्होंने जंतुओं के साथ क्या किया, प्राणियों के साथ क्या किया, बताया जाता है कि जो प्राणी थे उनको उन्होंने 2 भागों में बांटा। उन्होंने प्राणियों को चेक किया, काटा, देखा कि कुछ प्राणी ऐसे जिनको काटने पर लाल रक्त दिखाई पड़ रहा है, उनके अंदर लाल रक्त है, जिनके अंदर लाल रक्त है, ऐसे प्राणियों को उन्होंने इनाइमा अर्थात इंग्लिश में भी इसको इनाइमा ही कहते हैं, इनाइमा कहते हैं, मतलब लाल रक्त था, लाल रक्त की उपस्थिति थी। उन्होंने कुछ ऐसे प्राणी देखे जिनके अंदर लाल रक्त अनुपस्थित था, काटने पर लाल रक्त दिखाई नहीं पड़ा था, इसके अलावा और कोई भी तरल था लेकिन लाल नहीं था। ऐसे जंतुओं को उन्होंने एनाइमा कह दिया। ए का मतलब होता है अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, लाल रक्त अनुपस्थित होता है अर्थात नहीं होता है। तो इस तरीके से सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों का इस्तेमाल करके अरस्तु ने पादपों को 3 भागों में बांटा। उन्होंने पादप को, कुछ पादपों को उन्होंने वृक्ष कहा, कुछ पादपों को उन्होंने झाड़ी कहा और कुछ पादपों को उन्होंने शाक कहा। वे सारे के सारे पौधे जिनके तने लंबे होते हैं, लकड़ीदार होते हैं, ऐसे पादपों को उन्होंने वृक्ष कहा। वे सारे के सारे पौधे जिनके तने कठोर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, उनमें खूब सारी शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे पादपों को उन्होंने झाड़ी कह दिया। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके तने इतने मुलायम होते हैं कि सीधे हवा में खड़ा तक नहीं हो पाते हैं, रेंग करके चलते हैं, ऐसे पादपों को उन्होंने शाक कह दिया था। प्राणियों को उन्होंने 2 भागों में बांटा। कुछ ऐसे प्राणी थे जिनको काटने पर लाल रंग दिखाई पड़ा, लाल रंग की उपस्थिति थी, ऐसे प्राणियों को उन्होंने इनाइमा कह दिया। जबकि कुछ प्राणी ऐसे थे जिनको काटने पर लाल रंग नहीं दिखाई पड़ रहा था, लाल रंग अनुपस्थित था, ऐसे प्राणियों को उन्होंने इनाइमा कह दिया। इस तरीके से कितने क्वेश्चन तैयार हुए आप लोग के, हम सवाल पूछा करेंगे। बताइए सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किसने किया था? अरस्तु ने। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिस्टोटल। जीव विज्ञान शब्द की रचना किसने करी थी? तो क्या बताएंगे? लेमार्क एंड क्लेविरेनस। अब अरस्तु के बाद कैरोलस लिनियस आए।
क्योंकि अभी वर्गीकरण पूरा नहीं हुआ था। अंततः हम लोग को वर्गीकरण के 5 जगत तक पहुंचना है, मोनेरा तक पहुंचना है, प्रोटिस्टा तक पहुंचना है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अभी तो मैंने मोनेरा प्रोटिस्टा का नाम तक नहीं है। तो अरस्तु के बाद कैर्लोस लिनियस आए। लिनियस ने क्या किया, जितने भी जीव थे कोशिका भित्ति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उन सारे जीवों को उन्होंने प्लांटी जगत में रख दिया, अर्थात पादप जगत में रख दिया। जबकि उन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति नहीं है, अर्थात कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। और ऐसे जीवों को जिनके कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं थी, कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, ऐसे जीवों को उन्होंने एनिमेलिया में रखा, अर्थात प्राणी कह दिया। जैसे उन्होंने इतना कहा, उन्होंने देखा कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया के कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति रहती है, सारे बैक्टीरिया प्लांटी में आ जाएंगे। जितने भी शैवाल होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय शैवाल क्यों ना हो, चाहे बहुकोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवालों का एग्जांपल कोलेरा आएगा, क्लेमाइडोमोनास आएगा, जबकि बहुकोशिकीय शैवालों के एग्जांपल में एक तो कार्पस टिक्टो, लैमिनेरिया, सर्गेसम, फ्यूकस, पोरफायरा, पॉलीसाइलिनिया, ग्रेसिलिया, जेरेडियम, हाइड्रोनिया, रोडिमिनिया, बैक्टीरियम, ये सब बहुकोशिकीय शैवालों के उदाहरण। उसके बाद से ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ तक कि कवक के ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये सारे के सारे लिनियस के मुताबिक पादप जगत में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि ये जितने भी नाम लिखे गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, इलेनिडा, आर्थ्रोपोडा, इकोनोमिटा, हिमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे भी जितने भी ऑर्गेनिज्म के जीवों के नाम लिखे गए हैं, इन सब में कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात ये लिनियस के मुताबिक एनिमेलिया में रखे जाएंगे, अर्थात प्राणी जगत में रखे जाएंगे। इस प्रकार लिनियस ने जितने भी जीव थे सिर्फ कोशिका भित्ति के आधार पर 2 जगत में बांट दिया, अर्थात द्विजगत पद्धति का विकास किया। इतना कह दिए, ये अपना काम किए थे, ये अपना काम किए थे 1758 में। 1758 में अपना वर्गीकरण दिए थे, द्विजगत का विकास किए थे और लोगों ने उनकी खूब सराहना की। वाह वाह वाह! अरे जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पादप और जंतु। पादप किसे कहेंगे? जिसकी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति है। पादप कहेंगे जिनके कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, उन लोगों को एनिमेलिया प्राणी। इस तरीके से 2 जगत का विकास करके लिनियस ने अपना खूब नाम कमाया, लोगों ने खूब सराहना की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को इनकी कमियां दिखाई पड़ने लगी। हम कमियां गिनाते हैं, ये जितने भी बैक्टीरिया दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो यू बैक्टीरिया है क्यों ना हो, चाहे वो आधे बैक्टीरिया क्यों, कोई भी बैक्टीरिया हो, सारे के सारे बैक्टीरिया जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। सवाल में देखा तुम लोगों ने, सवाल में कुछ एक कोशिकीय जैसे क्लोरेला और क्लोराइडोनास, बाकी सारे जो सवाल होती हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं। ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव, ये टेंड्रोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब बहुकोशिकीय लोग हैं। एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव के साथ रखे जा रहे हैं। यहां पर भी देखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव है और यहां से लेकर के यहां तक ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। खुद सोचो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय है, इनको भी प्राणी जगत में रखा जा रहा है। हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, कॉर्डेटा, हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। अमीबा एक कोशिकीय, दोनों लोगों को एनिमेलिया में अर्थात प्राणी जगत में रखा गया। कल को अगर अमीबा हमसे खड़ा होकर कहे हम तुम्हारे भाई हैं,
मैं कहा तो लिंगन साहब कहे तुम्हारी भी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भी तो नहीं है, हमारी भी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भी तो नहीं है। बताओ अमीबा जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख कर नहीं सकते हैं, उनकी तुलना हम जैसे लोग सत्य करी जा रही है। तुम लोग खुद सोचो ये सत्य है नहीं। एक कोशिकीय जीव जिनको हम अपने नग्न आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, उनको बहुकोशिकीय जीव सत्य खा रहा है। पहली कब लिखने जा रहे हैं द्विजगत वर्गीकरण की कमियां लिखने जा रही हैं। पहली कमी बता चुका हूं, एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ रखा गया। एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ रखा गया। दूसरी कमी नाइन्थ में पढ़े होंगे तुम लोग, नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग कि जितने भी कोशिकाएं हैं इनको दो तरीके से बांटा गया है। कोशिकाओं को दो तरीके से बांटा गया है। कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर ये जो कोशिका द्रव भरा है, इनके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जब केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो इस केंद्रक की कोई सीमाएं नहीं होती है, इस तरह से अपने मन तक फैला होता है। सीमा केंद्रक की अनुपस्थित है, इसे लोग को हम लोग असीम केंद्रिकी कहते हैं। असीम केंद्रिकी कोशिकाएं इंग्लिश में ही और हिंदी में भी आजकल प्रोकैरियोटिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वे सारी कोशिकाएं जिनके कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है, ऐसी कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर ये कोशिका द्रव भरा है, इसके अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर एक नहीं दो झिल्लियां होती हैं। दो झिल्लियों से ये केंद्रक घिरा होता है। केंद्रक की सही सीमा है, सही सीमा है ससीम केंद्रिकी कहते हैं। ससीम केंद्रिकी इंग्लिश में आखिर एनसीईआरटी में यूकैरियोटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूकैरियोटिक कोशिका। यस, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यहां पर देखिए इस पादप जगत में ये जो यू बैक्टीरिया और आदि बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है, दुनिया का कोई बैक्टीरिया हो उसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक की कोई सीमा नहीं होती है, सीमा अनुपस्थित होती है, इसलिए उसको असीम केंद्रिकी अर्थात प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये सारे के सारे लोग प्रोकैरियोटिक हैं, रखे कहीं इसके साथ हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। इन सभी लोगों की कोशिकाओं के बाहर इन सभी लोगों की कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, अर्थात यूकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक दोनों लोग रखे गए पादप जगत में। सरासर गलती है। यस, दूसरी कमी प्रोकैरियोटिक जीव यूकैरियोटिक जीवों के साथ रखे गए। तीसरी कमी यहां पर जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रायोफाइटा, टेंडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म शैवाल और बैक्टीरिया में भी बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि नीलहर शैवाल हुआ, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन ये जो कवक है ना, ये चोर है। चोर का मतलब चुराए दूसरों का। यस, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी हैं। जबकि जो चोर बैठा है दूसरों
का भोजन अपने अंदर लेता है, दूसरे के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है, अर्थात ये परपोषी है। बाकी सभी लोग स्वपोषी है, अर्थात कवक जो कि परपोषी है, स्वपोषी पादपों के साथ रखा गया। और तो और कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है, बाकी सारे पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अर्थात कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और अदर जो पादप होते हैं उन लोगों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तीन तीन कणों के साथ 1758 में दिया हुआ द्विजगत वर्गीकरण लंबे समय तक चला। जो हम लोग 5 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मोनिरा प्रतिष्ठा फंजाई प्लांटियो और एनिमिलिया, जो कि 1969 में बना था, 1969 में। सोचो 1758, 42 वर्ष होगा तो 18 होगा, फिर 100 होगा तो 1900 होगा, 142 और फिर 69 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 69 प्लस 100 प्लस 42, 11 4 10 11, 211 वर्ष बाद 5 जगत का वर्गीकरण। कितना लंबे समय तक चला था ये वर्गीकरण। पुराने जमाने में जो लोग पढ़े थे उनसे पूछो कि उनको जितने भी जीव हैं कितने प्रकार के पढ़ाए जाते थे, तो बताया जाता था यही प्लांट और एनिमल, पादप और प्राणी, एनिमलिया। तो आज हम जो ये इस लेक्चर में पढ़ाए हैं इसको आप लोग याद करें। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करके बताएंगे कि कैसे कैसे 5 जगत का वर्गीकरण हुआ। ओके, वंस अगेन लव यू ऑल।